हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग 11th-12th जेई नीट के कंपटीशन के साथ साथ में बोर्ड्स को भी बैलेंस करके चले। बोर्ड्स प्लस कंपटीशन दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए बिकॉज स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए अपने पास में एनटीए ने एक सर्कुलर निकाला हुआ है जिसका मेन मीनिंग है कि अपने को 75% मार्क्स या फिर रेस्पेक्टिव बोर्ड के अंदर आपको टॉप 20% के अंदर आना है। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग 12th के बोर्ड्स के जो अपने पास एग्जाम्स हैं उनको भी लाइटली नहीं ले सकते हैं, उनको भी अपने को सीरियसली लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम बच्चों के साथ में क्या आती है कि सर जेई और नीट का जो अपने पास में कंपटीशन है वो ही इतना ज्यादा टफ है कि हम लोग कंपटीशन के साथ साथ में कैसे बोर्ड्स के लिए टाइम निकालें। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल सी टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप बोर्ड्स प्लस कंपटीशन दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, द मोमेंट स्टूडेंट 10th पास करता है सारे के सारे बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं और कंपटीशन की तरफ यानी कि कोचिंग्स के अंदर मूव कर जाते हैं। बच्चे 2 साल कोचिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं बट 11th और 12th के बोर्ड्स को वो डायरेक्टली नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। वो अपने को नहीं करना है। ऑल्दो अपने को मालूम है कि लाइफ में 12th क्लास के अंदर कितने परसेंट मार्क्स आने वाले हैं वो मैटर नहीं करता, लिटरली वो मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टिल जो 75% का क्राइटेरिया है या फिर अपनी पेरेंट्स की या फिर रिलेटिव्स की जो एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने से 12th में कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, उसको फुलफिल करने के लिए अपने को 12th बोर्ड्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, 12th बोर्ड्स को पैरेलली साथ साथ चलाना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको कैसे हम लोग मैनेज करें। सबसे पहले द मोमेंट 10th पास करते हैं आप लोग तो 11th और 12th ये 2 साल में अपने को एक कंप्लीटली थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज करना पड़ता है पढ़ाई को लेकर के। 10th क्लास तक हम लोग पढ़ रहे होते हैं, सिंपल नोट्स पढ़ रहे होते हैं और उसको वापस से एग्जाम में लिख रहे होते हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। 11th-12th के स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, क्वेश्चन सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको डालने में ही टाइम चला जाता है। बिकॉज अब तक हम सिर्फ थ्योरी नोट्स पढ़ रहे थे, अभी हम लोगों को वापस से प्रैक्टिकल होना पड़ता है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन रहे होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, अपने को ऑप्शन टिक करना सीखना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होता है, जो भी नॉलेज अपन ने सीखा है उसके बेसिस पे। नाउ स्टार्ट में 11th-12th में 2 से 3 महीना आपका कंप्लीट जो फोकस है वो रहना चाहिए कंपटीशन के ऊपर ही। बिकॉज कंपटीशन के अंदर जब 10th का लेवल बच्चे का यहां से 11th-12th में एकदम से जंप करता है ना, तो फिर अपना पूरा फोकस जो है वो सिर्फ कंपटीशन पे रखना जरूरी है। उस टाइम पे आप अगर एनसीईआरटी या फिर व्हाटएवर जो आपका बोर्ड है उसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। इवन मेरा मानना है कि 11th क्लास के अंदर आपका जो कंप्लीट 11th क्लास है उसमें मेजर फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पे होना चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज एक एवरेज स्टूडेंट भी 12th क्लास के अंदर बोर्ड्स के अंदर अच्छे स्कोर कर सकता है सिर्फ अगर वो 12th क्लास में ही बोर्ड के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो लिखने की प्रैक्टिस ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज मैथ्स के अंदर ज्यादा चीजें फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कंपटीशन में क्या सीखा और बोर्ड्स के अंदर क्या आ रहा है, उन दोनों चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स इनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। बिकॉज जब आप फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर चीजों को प्रूव करना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, वो मैटर करता है बोर्ड्स के अंदर। बट एग्जाम जो अपना कंपटीशन का है उसमें वो चीजें मैटर नहीं करती, वहां सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना होता है, राइट। अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पे आ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चीज, द मोमेंट अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की, आपका कंप्लीट फोकस नोट्स मेकिंग पे प्लस आप रेस्पेक्टिव कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करने पे ही जाना चाहिए। आपने नोट्स बनाए, आपने फोकस किया पूरा का पूरा नोट्स की सेल्फ स्टडी के ऊपर, फिर आपने मॉड्यूल सॉल्व किया, आपने रेफरेंस बुक सॉल्व करी और ये प्रोसेस आपका चलता जा रहा है। साथ साथ में 11th में आप एक काम कर सकते हैं,
अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दो सब्जेक्ट्स की बात करें तो साथ साथ में आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए और करना ही चाहिए। आई थिंक आपको बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी ही है, बिकॉज एनसीईआरटी से रिलेटेड एनटीए ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पूछे हुए हैं। बट मैथ्स और फिजिक्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहती है, उसके लिए आप रेफरेंस बुक को ही ऑलवेज फॉलो करें 11th क्लास में। द मोमेंट आप 12th क्लास में आते हैं तो 12th क्लास में अब आपके पास में टाइम अगेन वही है, बट आपको कंपटीशन और बोर्ड्स दोनों फॉलो करने हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब आप 12th में इंटर कर रहे हैं उस टाइम पे आपको हमेशा हर दिन सिर्फ 1.5 घंटा निकालना है। आधा घंटा फिजिक्स के लिए, आधा घंटा केमिस्ट्री के लिए, आधा घंटा मैथ्स के लिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। आपने 1.5 घंटा अलग से निकालना है अपनी एनसीईआरटी बुक्स के लिए। लेट सपोज 12th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया, आपने कोचिंग के अंदर उसके नोट्स बनाए, आपने घर आके उसको स्टडी किया, आपने उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा आधा घंटा आप अपनी जो रेस्पेक्टिव नोट्स जो अपने पास में बोर्ड्स के रेस्पेक्टिव बोर्ड है आपका, उसको देखिए और उसकी जो बुक्स है, स्पेशली अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को देखिए, उसके अंदर पिछले 2 साल में किस टाइप से बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उस चैप्टर के, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड्स के अंदर इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इतना कर लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद में जब हमारे पास में टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, जब हमें पूरा का पूरा मेजर फोकस जो है कंपटीशन पे ही करना चाहिए, उस टाइम पे 1.5 घंटा निकालना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लगता है अपने को टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको इस टाइप से करना है कि 6 घंटे की आपकी कोचिंग क्लासेस होगी, उसके बाद में घर आकर के आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कीजिए। टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन हर महीने टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट, इवन ऑल इंडिया रैंक 1 वाला स्टूडेंट भी एक टाइम टेबल जो है वो कंप्लीट 2 साल के लिए फॉलो नहीं कर पाता है। वो भी हर 2-3 महीने में अपना टाइम टेबल चेंज करता है, हर 2-3 महीने में अपना अपना टाइम टेबल चेंज करता रहता है कि अब मेरे को क्या पढ़ना है, इस टाइम पे मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, इस टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ना है, इस टाइम पे मैथ्स पढ़ना है। द मोमेंट आप टाइम टेबल चेंज करते रहते हैं 20-20, 25-25 दिन में, आप उसको इजीली फॉलो कर पाते हैं। द मोमेंट आज मैंने पूरे जोश से टाइम टेबल बनाया, इसका मतलब है मैं उस टाइम टेबल को कम से कम 7 दिन फॉलो करूंगा, बहुत ज्यादा जोश के साथ उस टाइम टेबल को 7 दिन में फॉलो करूंगा। उसके बाद में मैं अगेन वो उसके लिए मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा कि एकदम फ्लेक्सिबल हो गया, मैं फॉलो हो रहा है तो ठीक है, 80% फॉलो हो रहा है तो ठीक है, 70% फॉलो हो रहा है तो भी ठीक है। बट ऐसा करते करते वो इवन 50-40% पे आ जाता है वो पार्ट, कि मैं अपने टाइम टेबल का सिर्फ 40% पार्ट ही मैं फॉलो कर पा रहा हूं। इसलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और टाइम टेबल बनाते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर 1 से 1.5 महीने बाद में आपको टाइम टेबल बनाना है, लेकिन 1 महीने तक वो टाइम टेबल फॉलो करना उससे ज्यादा जरूरी है, राइट। उसके बाद में सेल्फ स्टडी प्लानर बनाना बहुत ज्यादा कंपल्सरी। ऐसा इसलिए बिकॉज बोर्ड्स प्लस कंपटीशन दोनों को अगर अपने को बैलेंस करके चलना है तो अपने को एक सेल्फ स्टडी प्लानर बनाना होना चाहिए। उसमें क्या रखना है, सिंपल जो चैप्टर चल रहा है ना उसका साथ साथ में एनसीईआरटी का कितना पार्ट अपन ने कवर कर लिया है उतना लिखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैथ्स के अंदर आपने सर्कल चैप्टर उठाया, सर्कल चैप्टर आपका ट्यूशन में चल रहा है, राइट। अब आपने सर्कल चैप्टर का पूरा मॉड्यूल आपने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, आपने पीवाईक्यूज उसके लगा लिए हैं, आपको नोट्स भी उसके आ रहे हैं, लेकिन आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आप एनसीईआरटी बुक निकालिए। अगेन जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं कंपटीशन में वो उस चीज को आसानी से कर लेंगे, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए एनसीईआरटी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज लास्ट के अंदर अदरवाइज आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। सो बेटर ये रहेगा कि आप एक प्लानर बनाइए कि जो भी मेरे पास साथ में चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को एनसीईआरटी में खोलिए और फिर टिक करते जाइए कि ये चैप्टर था, मैंने एनसीईआरटी इसका 90% सॉल्व कर दिया है, ये चैप्टर था, इसका मैंने 70% एनसीईआरटी सॉल्व कर दिया है। कंप्लीट साथ साथ में चैप्टर के साथ साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए। उसके बाद में एनसीईआरटी का रीडिंग जो है वो स्पेशली मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के लिए बोलूंगा, बायोलॉजी के लिए और उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर
प्रॉपर आप सिर्फ एनसीईआरटी का रीडिंग भी लगा लेंगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए आपको प्रॉपर एनसीईआरटी सॉल्व करना पड़ेगा, और अपने को फिजिक्स के लिए जो भी अपने पास में बोर्ड्स के, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नोट से देखने हैं, उनको अलग से टिक करके रखना है कि यस इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ रहे हैं, तो उनको मेरे को उस पर ज्यादा फोकस करना है थ्योरी वाइज। करेक्ट। उसके अलावा अपने पास में ओके, जब आप ऐसा करते हैं साथ साथ में पैरेलली कंपटीशन के साथ साथ में आपका एनसीईआरटी भी हो रहा होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज लेट सपोज दिसंबर मंथ में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ में आपने पूरा एनसीईआरटी भी कवर कर लिया है। अब वो टाइम पे आपके प्रैक्टिकल्स रहते हैं, प्रैक्टिकल्स को भी अच्छे से करना रहता है, बिकॉज प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी जेईई मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए अपने को क्या करना है, प्रैक्टिकल्स को भी अच्छे से करना है, एनसीईआरटी को पैरेलली करेंगे, धीरे 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 हर चैप्टर के साथ पैरेलली अगर करते रहेंगे वो भी अपना कवर हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे जनवरी के अंदर अपना जेईई मेंस का अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में वापस बोर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद में फिर से जेईई मेंस का अटेम्प्ट है, तो वहां पे हम लोग पैनिक नहीं होंगे, बिकॉज हमने जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी पैरेलली सॉल्व कर ली है। साथ साथ काम करना है, दोनों को बैलेंस चला के करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास में कंपटीशन प्लस बोर्ड्स प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी रहती हैं, उनको हम लोग कैसे बैलेंस करके चले। अब देखो पॉइंट इज कि जेई और नीट का जो अपने पास में कंपटीशन है वो इतना टफ है कि इसके लिए आपको एक कंप्लीट 11 से 12 आवर्स का कंप्लीट डेडिकेशन लगता ही लगता है। पर डे आपको 10 से 12 घंटे का सेल्फ स्टडी लगेगा। सेल्फ स्टडी मतलब इसमें आपका ट्यूशन का टाइमिंग 6 घंटा प्लस 6 घंटे का घर पे आकर के सेल्फ स्टडी, ये 10 से 12 घंटे आपको लगने ही वाले हैं हर दिन। अब मैं बोलूंगा कि 2 साल के लिए अगर आप एम करके चल रहे हैं जेई और नीट जैसी एग्जाम्स को, तो आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम्स के अंदर जो इंटरेस्ट है, हो सकता है किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, तो ये जो चीजें हैं मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 2 साल के लिए आप उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और इवन थोड़ा सा एक पॉज ले सकते हैं 2 साल के लिए कि मैं ये जो भी करने वाला हूं 2 साल बाद में कॉलेज में जाके अच्छे से मैं कर लूंगा इनके ऊपर काम, लेकिन अभी 2 साल के लिए मेरे को सिर्फ यही करना है। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जेईई नीट भी करना है, लेकिन साथ साथ में अपनी जो एक एक्स्ट्रा हैबिट रह गई है स्पोर्ट्स की या फिर पेंटिंग की या फिर जो भी अपने पास म्यूजिक से रिलेटेड मेरे को जो भी एक्स्ट्रा हॉबी है उसको अगर रखना है, तो पहले मैं बोलूंगा कि आपने अपने दिन का जो गोल बनाया है ना, वो गोल कंप्लीट करो, और उसके बाद में आई एम श्योर आपके पास में टाइम नहीं बचेगा, लेकिन स्टिल अगर आप आधा घंटा निकाल पा रहे हैं कि आज मैंने 6 घंटा कोचिंग का टाइम स्पेंड कर दिया, 6 घंटा मैंने सेल्फ स्टडी भी कर लिया है, इसके बाद भी मेरे पास आधा घंटा है, इन दैट केस आप वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप वो 2 साल के लिए कंप्लीटली साइड में रख दो, बिकॉज जेई एंड नीट जैसी एग्जाम्स इस लेवल का डेडिकेशन मांगती हैं कि डेली का जो काम है वो आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इवन जो आपकी क्लास का टॉपर भी होगा ना, वो भी 100% बुक प्लस 100% मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 90% मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, 100% मॉड्यूल भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे। इसका मतलब आपके पास में टाइम ऑलरेडी कम है। तो जो थर्ड टाइप के आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि भूल जाओ, बट उसको 2 साल के लिए आप साइड में रख सकते हैं। टीवी देखना आप साइड में रख सकते हैं,
थोड़ा जो भी बाहर आपका घूमने का काम है, दोस्त बनाना, ये सब काम आप साइड में रख सकते हैं। 2 साल आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके पढ़ाई करनी है। 2 साल बाद में सारी चीजें आप कर सकते हो। आप दोस्तों के साथ घूम भी सकते हो, आप टीवी देख सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो, टीवी शोज देख सकते हो, तो कॉलेज में जाके आप सब कुछ कर सकते हो। बट 2 साल में सबसे बड़ा जो ये पार्ट है ना, टाइम मैनेजमेंट, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है आपका डिस्ट्रैक्शन। और जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। आपने सोशल मीडिया 2 साल कंप्लीटली हटा देना है। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ भी 2 साल के लिए नहीं देखोगे ना, आपके पास में अपने आप टाइम बचने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यस, आज मेरे को इसमें 20 क्वेश्चंस करने थे, मैंने 20 क्वेश्चंस किए। इसके अंदर मेरे को 10 क्वेश्चंस करने थे, मैंने 10 क्वेश्चंस किए। मैंने साथ साथ में एनसीईआरटी का ये चैप्टर का सॉल्विंग करना था, वो भी मैंने सॉल्व किया। बट ये टाइम, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास आएगा कहां से? जब आप अपनी लाइफ का जो एक्स्ट्रा टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी के अंदर डालेंगे। दैट मीन्स आपने 2 साल के लिए फोन हटा देना है। मेनली सोशल मीडिया 2 साल के लिए डीएक्टिवेट कर दो। सोशल मीडिया यूज नहीं करना है कंप्लीटली 2 साल के लिए। प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनको 2 साल के लिए साइड में रख दो, या फिर वीक में 15-20 दिन में एक दिन उसको फॉलो करते रहो। वो भी सिर्फ तब जब आप अपना कंप्लीट सेल्फ स्टडी का जो काम है वो कंप्लीट पूरा कर ले रहे हैं। इन दैट केस आप उसको फॉलो करते रहो। अदरवाइज सिर्फ 2 चीजें, घर पे आना, सेल्फ स्टडी करना कंपटीशन वाला, और साथ साथ में जब आप अगर 12th में हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी की सॉल्विंग करनी है। दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, आप श्योरली 100% दोनों साथ साथ कर सकते हैं दिसंबर एंड तक। और लास्ट में सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम रहेगा। आप बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।